काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिलता है। वेलस्पन करीबन 10% ऊपर कामकाज करते हुए, वर्धमान टेक्सटाइल्स 6% ऊपर कामकाज करते हुए, अपार इंडस्ट्रीज़ 6% ऊपर कामकाज करते हुए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है वो एक अच्छे मोमेंटम में है। मुदित, टेक्सटाइल स्पेस में अगर कुछ देखना हो तो कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है? देखिए, जो स्टॉक पसंद आ रहा है उसके लिए पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे। वेलस्पन लिविंग, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है और करीब 112 रुपए के आसपास रिकमेंड किया है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। बट स्टॉक को रिकमेंड करने के पीछे जो वजह है, स्टॉक में डीप करेक्शन 150 रुपए से देखने को मिला और 108 रुपए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। उस एक डेढ़ हफ्ते के सपोर्ट में स्टॉक में एक पेनेंट पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। और आप वॉल्यूम देखिए, लास्ट 2 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। जितनी टेक्निकल के अंदर बुक्स हैं, जितनी भी टेक्निकल चार्ट्स बोलते हैं, अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो रैली एक्सटेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पर वेलस्पन लिविंग की जो रैली है आज के सेशन में आई है, और आप वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, करीब करीब 4 करोड़ 3.5 करोड़ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर बढ़िया बाइंग होती हुई नजर आ रही है। हैवी वेट जो स्ट्रॉन्ग एंड्स होते हैं वो बाइंग किए हैं, तो हमें लगता है ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 135 से 150 तक के अपसाइड में काउंटर दिखा सकता है, तो वेलस्पन को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। डिप भी आता है तो डिप में भी खरीदारी करेंगे। 150 तक के टारगेट्स 1 से 1.5 महीने में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 115। अमित सर, जीएसटी रैशनलाइजेशन पे आपका नजरिया क्या बन रहा है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको आपने एनालाइज किया हो और आपको लगता है कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी वो सेक्टर हो सकता है जीएसटी का? गीतू, आई थिंक ऑटोज एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुझे लगता है कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं ये दो सेक्टर्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि एफएमसीजी शायद बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ना हो, कंसिडरिंग कि जो बिग टिकट आइटम्स हैं वहां पे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट जीएसटी के वजह से देखने को मिल रहा है। एंड फेस्टिव और वेडिंग सीजन सामने है, विच इज टिपिकली अ गुड टाइम फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी के बजाय जो ये वाले जो सेक्टर्स हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, जिसमें आपके ऑटोज भी आ गए, पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट जो है वो टू व्हीलर स्पेस को मिलना चाहिए और तमाम किस्म के जो हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं, जो वाइट गुड्स हैं, उन सबको जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए गीतू। हालांकि मार्केट ने ऑलरेडी जो है वो उसको काफी हद तक डिस्काउंट भी कर दिया। अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखें तो सिंस इंडिपेंडेंस डे ऑटो इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 11-12% के करीब ऑलरेडी बढ़ चुका है। एंड सिचुएशन ये है कि अधिकतर ऑटो स्टॉक्स जो हैं उनके पी रेशियोज पहले भी बहुत अच्छे थे और अब वो और भी ज्यादा एलिवेटेड हो गए हैं। अगर हम टीवीएस मोटर फॉर एग्जांपल बात करें तो जो पी रेशियो है वो 70 के रेंज में है। तमाम ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड पहले भी थे और अब और भी ज्यादा हैं। हालांकि उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, उनके रिजल्ट्स भी आने वाले 1-2 तिमाहियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, बट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न्स जो हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको नहीं खरीद रहे। रादर मार्केट में अगर रैली एक्सटेंड होती है तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी सेलर्स इन the market and not buyers at all. एक और सेक्टर जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है श्रिम्प से जुड़ी हुई कंपनियां, यानी कि जो एक्सपोर्ट करती है फ्रोजन फूड्स। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स जैसे कंपनियों में 15 से ज़्यादा फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है और इसमें डबल ट्रिगर है। एक तो टैरिफ का जो आज ट्रम्प साहब ने कहा है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो मुदित, अगर आप दोनों ही स्टॉक्स को देखेंगे, अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स, आपको कुछ दम लगता है यहाँ से और, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अप? देखिए, अवंती फीड के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक में आज 200 डेमा के ब्रेकआउट को निकाल दिया है।
देखिए 200 डेमा हमेशा ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है, और 200 डेमा के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब हम अप ट्रेंड में हैं, और उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो मींस हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो आज के सेशन में स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल लेवल देखने को मिले हैं, और अच्छी चीज नजर आई है वॉल्यूम के साथ, और सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक हेल्दी साइन है आने वाले टाइम के लिए। तो स्टॉक में यहाँ से पोजीशन बना के चल सकते हैं। 740 रुपए के आसपास से काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का, बड़ा छोटा सा एसएल है क्योंकि आज के सेशन में ब्रेकआउट है। 710 के एसएल से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ से बनेगा 790 का बनता है, 790 निकलता है, 830 तक के अपसाइड मूव अवंती फीड में नजर आते हैं। बाय करके चल सकते हैं, पोजीशन है होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। अमित सर, आपका व्यू डॉलर पे क्या बन रहा है इस समय? क्योंकि डॉलर में वीकनेस तो देखने को मिल रही है। इट्स समवेयर अराउंड 97 डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें, और डी डॉलराइजेशन को लेके काफ़ी हलचल है, जहां रशिया, चाइना, इंडिया मिलके ट्रेड कर सकता है। चाइना ने कहा है कि वो रशिया को पेमेंट इन चाइनीज़ करेंसी करेगा। डी डॉलराइजेशन प्लस डॉलर के लेवल्स यहाँ से कहाँ देखते हैं आप? गीतू, आई थिंक डी डॉलराइजेशन लॉन्गर टर्म में तो जो है वो जरूर ऐसे ट्रेंड्स हैं और ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल में प्रॉबली डी डॉलराइजेशन जो है वो और यहाँ से काफी हद तक आगे बढ़ चुकी होगी। मगर मैं समझता हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स जनवरी में 110 था, और जो कि अभी जिसने पिछले 2 दिनों में 97.25 के करीब का बॉटम लगाया है, मुझे लगता है कि ये जो 12% की मूव आई है, 12-12.5% की, ये एडिक्वेटली करंट सिनारियो को डिस्काउंट कर देती है, बल्कि थोड़ी ओवर डिस्काउंट कर देती है। मुझे लगता है कि जो डी डॉलराइजेशन जो कि शायद आने वाले 10 साल में होगी, लोग हैं वो शायद उसको मान के चल रहे हैं कि वो आने वाले 1 या 2 साल में ही हो जाएगी, जबकि ऐसा मुझे कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। गीतू, मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर हैज प्रैक्टिकली बॉटम्ड आउट। जुलाई में लो लगा था 96.30 के करीब, और अब एक लो लग गया है 97.25 के करीब। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डॉलर में बॉटम्स लग गए हैं, और मुझे आने वाले 6 से लेके 8 महीनों में डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर नजर आता है। आई थिंक इजीली 102 का लेवल हमें देखने को मिलना चाहिए बाय नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल। एंड क्योंकि उसकी हमें ये भी वजह समझ लेनी चाहिए गीतू कि यूरोप की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, एंड जो यूरो इतना ज्यादा एप्रिशिएट कर गया है पिछले 8 महीनों में, ये यूरोप के एक्सपोर्टर्स के लिए और भी खराब है। उनकी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज उनकी अनकम्पिटिटिव हो गई हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओन रेगुलेशंस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना एंड सो मेनी अदर प्लेसेस। तो ऑलरेडी जो है उनकी हालत खराब है, यूके की हालत खराब है। सो मुझे नहीं लगता कि यूके या स्विट्जरलैंड या यूरोप या इवन ऑस्ट्रेलिया या कनाडा इस पोजीशन में है कि वो डॉलर के जगह एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बन जाएं। और जहां तक युआन का सवाल है, वहां पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है। रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ना पेमेंट यूरोज में ले सकता है ना डॉलर्स में ले सकता है। दे आर essentially they have been kicked out of the global monetary system. तो उनको तो युआन में या दूसरी करेंसीज में ही पेमेंट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे इमीडिएटली कोई ऐसा डी डॉलराइजेशन का कोई एक्सेंचुएटेड ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इट्स अ वेरी स्लो मूविंग ट्रेंड, बट उसके बीच में कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली इन डॉलर इज आई थिंक नाउ ड्यू, एंड आई फील कि अगले 6-7 महीनों में डॉलर में एक बहुत पावरफुल रैली बन सकती है, विच विल शेक द इमर्जिंग मार्केट्स टू द कोर। तो इमर्जिंग मार्केट्स को झटका जो है वो केवल एक आने वाले ग्लोबल रिसेशन से या स्लोइंग यूएस या स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलने के अलावा एक राइजिंग डॉलर, सेफ हेवन बाइंग इन डॉलर ओवर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, वहां से इमर्जिंग मार्केट्स को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एंड इंक्लूडिंग इंडिया, आई थिंक सारे इक्विटी मार्केट्स ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 months खराब लग रहे हैं, बट ऑफ कोर्स India over the next 2 years is looking much worse than the rest of the emerging markets because of the overvaluation, because of this domestic money.
सो वेयर डू यू सी रुपी देन? अगर आप कहते हैं कि डॉलर 100 के पार चला जाएगा कुछ महीनों में, देन व्हाट हैपेंस टू द रुपी? इट शुड आल्सो सरपास 90 लेवल्स? गीतू, मुझे लगता है कि अभी तो रुपी मुझे स्टेबल लग रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. आई थिंक एफआईआईज अगर बायर बने हैं तो क्लियरली ऑलरेडी रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है. इट हैज अंडर परफॉर्म्ड एवरी मेजर करेंसी इन द वर्ल्ड बाय अ वेरी बिग मार्जिन दिस ईयर. करेक्ट. आई जस्ट फील कि रुपी फिलहाल स्टेबल है, मगर हाँ, बाय नेक्स्ट ईयर अप्रैल मैं डेफिनेटली उसको 90 के ऊपर देख रहा हूँ. आई थिंक 90, 91, 92 कहीं भी हो सकता है. एंड ओवर द नेक्स्ट 2 years आई डेफिनेटली सी रुपी ओवर 100 टू अ डॉलर. मगर वो तो देखिए लॉन्गर टर्म बात होगी. बट आई थिंक अगले 7-8 महीने में 90 to 92 इज अ वेरी रीजनेबल फिगर जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जी. उदित, कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिन्होंने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है आज के बाजार में. उसमें मेटल कंपनियां भी है. जेएसडब्ल्यू स्टील 1107 के आसपास है. और इंडियन बैंक बहुत दिनों के बाद कोई बैंकिंग काउंटर भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे आया है. यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है. 3.5% ऊपर है ये स्टॉक. इंडियन बैंक एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इंडियन बैंक की बात करते हैं. लगातार इस काउंटर में तेजी बन रही है. हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है. बीच में स्टॉक में जरूर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला था 610 से 650 के लेवल, और उसका ब्रेकआउट हुआ. जो कंसोलिडेशन हुआ उसमें फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद फिर इस काउंटर में रैली कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है. देखिए, जो चार्ट्स बने हुए हैं यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है. 740 से 750 तक के अपसाइड मूव इंडियन बैंक दिखा सकता है. पोजीशन है, होल्ड करके चलिए. यहाँ पे नया बाय करके भी चल सकते हैं. स्टॉप लॉस रहेगा 670 का. वहीं अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है. जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है और इसमें एक राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आया था. उसका ब्रेकआउट इस वीक में हुआ है और वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है. रैली और एक्सटेंड हो सकती है. अगर 2 से 3 महीने के नजरिया बनाते हैं, 1230 से 1250 तक के अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में नजर आते हैं. पोजीशन है, होल्ड करके चलिए. थोड़ा सा डिप आता है करीब 1090 के आसपास, वहां पे और फ्रेश लॉन्ग करके चलने की सलाह देंगे. 1250 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1060 का. मुझे कुछ सवाल भी हैं उनके स्टॉक्स एक बार ले लेते हैं. बीईएल जो अब निफ्टी 50 का टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है. 384 पे एक बार फिर है. क्या ये अपना रीसेंट हाई ब्रेक करेगा या नहीं, इस पे सवाल है. दूसरा है बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बीईएल की बात करते हैं. आज सेक्टर पूरी तरह से बज में है. कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है. सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है, तो रैली और एक्सटेंड करेगी और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए. स्टॉक में 410 से 415 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे. स्टॉप लॉस रहेगा 375 का. वहीं अगर बजाज ट्विंस की बात करते हैं, बजाज ट्विंस में भी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है. देखिए, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं. लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है. हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है. वीकली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है. जो इसका रिसेंटली हाई है करीब 970 के आसपास, उसके पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है. 22 पॉजिटिव है. बजाज फाइनेंस में तेजी और बन सकती है. यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं. 1030 से 1050 तक के अपसाइड मूव बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं. स्टॉप लॉस रहेगा 930 का. बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करते हैं, बढ़िया ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है. अगर आप दोनों में बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व में फ्रेश ब्रेकआउट अभी की अभी यहाँ पर चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है, तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाकर चलने की सलाह दे रहे हैं. फ्रेश बाय इसी लेवल पे करेंगे. 2044 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है. लॉन्ग करके चलिए. पहला टारगेट 2100-2120 का बनेगा और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 1990 का. अमित सर, क्विकली, अगर हमें इक्विटीज में लॉन्ग टर्म में नहीं रहना है तो कौन से फाइनेंशियल एसेट में हमको रहना चाहिए? आई थिंक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गीतू. मुझे इंडिया के 30-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि अभी ट्रेड हो रहे हैं अराउंड 7.22 की यील्ड अभी चल रही है. तो वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडिया 30-year गवर्नमेंट बॉन्ड.